साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज लेकर के आए हैं जो सीरीज लगातार चला रहे हैं, एनटीपीसी के पिछले पेपर को सॉल्यूशन करा रहे हैं, उसका पार्ट नंबर 162 है और इससे पहले 161 पार्ट्स करवा चुके हैं जो कि बहुत अच्छे खासे होते हैं। और अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर अब तक देख लिया होगा तो आपको खुद ही पता होगा कि कितने सारे टॉपिक्स आपके कवर हो गए हैं और आपका जो स्कोर है वो बढ़ गया होगा, चाहे प्रैक्टिस सेट हो, चाहे कोई और सेट आप लगा रहे हो या प्रीवियस सीरीज देख रहे हो। तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है अगर आप ये सारे के सारे पार्ट्स देखते हैं। और जो भी वीडियोस होगी दोस्तों, उसमें साथ ही हम चित्रों के माध्यम से भी समझाते हैं, साथ ही करंट अफेयर को अपडेट करके बताते हैं 2025 के हिसाब से। इससे आपकी करंट अफेयर भी तैयार होती जाएगी, तो अलग से आपको करंट अफेयर भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी अगली वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? यानी कि कहना चाहता है असहयोग आंदोलन कब से कब तक हुआ था, तो 1920 से 1922 तक चलाया गया था। ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर है। दोस्तों, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी था क्योंकि जितने भी स्कूल थे या अदालतें थी, सरकारी कह सकते हो, और विदेशी सामानों, इन सब का बहिष्कार करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। और साथ ही इसका दूसरा बड़ा कारण ये था कि जो मुस्लिम लोग हैं वो भी हिंदुओं के साथ मिलजुल कर चढ़ बढ़कर हिस्सा लें और इससे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिलेगा और हम ज्यादा से ज्यादा सफलता को हासिल कर पाएंगे, अंग्रेजों के खिलाफ अपना आंदोलन कर पाएंगे। और यही कारण था कि अच्छा खासा माना गया और सभी ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया, हिंदू मुस्लिम या कोई भी जाति धर्म का रहा हो, सबने हिस्सा लिया था। तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से 1922 तक। निम्न में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है? देखो दोस्तों, ये इग्नू, आपने नाम सुना होगा। इग्नू से जब फॉर्म डालते हैं, यानी कि रेगुलर नहीं जाना होता वहां पर, तो ये इग्नू पढ़ाई से संबंधित है, यूनिवर्सिटी है। अब देखो, अगला है एनसीईआरटी। तो आप अगर एनसीईआरटी जानते हैं तो यहाँ से भी आप समझ जाओगे पढ़ाई संबंधित है। वही एजुकेशन है, यानी कि एजुकेशन संबंधित है। लेकिन और यहाँ पर देखो ऑनलाइन एसबीआई, तो एसबीआई बैंकिंग सेक्टर है, ना कि शिक्षा क्षेत्र। तो बस अलग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा वाला। तो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस पे आप सॉल्व कर सकते हो, बस हड़बड़ाना नहीं है आपको, जल्दबाजी नहीं दिखानी है। जल्दबाजी में ही गलत करके हम बैठ जाते हैं, ठीक है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन में डाउट है कि हमें आ जाएगा लेकिन हम थोड़ा सा धैर्य के साथ देखेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर दिया करो। मतलब यहाँ वीडियो में नहीं कह रहा हूँ, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब आप स्किप कर दिया करो और दोबारा से अटेम्प्ट किया करो उनको, ठीक है? जो क्वेश्चन आप छोड़ दो। यदि अंडर रूट 484 अंडर रूट 25 भागे एक्स बराबर 22 है तो एक्स का मान ज्ञात करिए, ठीक है? अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्योंकि ऐसे करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ऑप्शन उठाओ। अगर मान लो यहां पर मैं रख देता हूं एक्स में 75, तो आप बताओ, ये लिखा है 25 और भागे है, तो भागे का मतलब 75, तो 25 3 75, 1/3 आ जाएगा और 1/3 अंडर रूट में ही रहेगा, तो इसका कोई परफेक्ट नंबर नहीं मिल पाएगा हमको, ठीक है? ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो हम 75 को नहीं लेंगे। वहीं पर देखो, अगर हम 50 लेते हैं तो 25 भागे में 50 ऐसे करके हो जाएगा। ये 50 लिख लो आप इसको, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, ये 50, तो 1/2 आएगा। तो देखो, ये 1/2 ये भी अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, तो परफेक्ट नंबर नहीं मिल पाएगा। अब देखो, अगर हम 25 को लेकर देखते हैं दोस्तों, 25, तो देखो 25 भागे 25, क्योंकि एक में हमने 25 रखा तो 1 आ जाएगा। अंडर रूट 1 को बाहर लाएंगे तो 1 हो जाता है। तो यहाँ देखो क्या लिखा था, 484 अंडर रूट में इधर, और यहाँ पर अंडर रूट 1, तो 1 को हटाकर क्या करेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इतना हो जाएगा। अब 484 जो होता है दोस्तों, ये अंडर रूट होता है 22 का, तो इसका मतलब ये बाहर 22 निकल करके आ जाएगा। और देखो यहाँ पर 22 दिया है, यानी कि x की जगह में अगर हम 25 रख दे तो आंसर हमारा इसको सॉल्व करने पर 22 आना चाहिए। तो x की जगह हमने क्या रखा, 25, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 25, ऑप्शन दूसरा। दिल्ली स्टेशन का रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है, 162 मीटर लंबी और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक्सप्रेसवे रेलगाड़ी इसे कितने सेकंड में पार कर लेगी? तो देखो, जब कभी भी पार करना होता है, यानी कि कुल दूरी जो होती है वो होती है प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई जो होती है, यानी कि ट्रेन की लंबाई, इन दोनों की लंबाई को मिलाकर हम बोलते हैं क्या, दूरी, यानी कि डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है? तो प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है, 238 मीटर, और रेलगाड़ी कितनी है, 162, दोनों मीटर मीटर में है, यूनिट सेम होना चाहिए। तो देखो, 8 2 10, 6 3 9 1 10 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4, यानी कि 400 मीटर हमें दूरी तय करनी है। टी समय बराबर दूरी बटे में
चाल यानी कि स्पीड। अब स्पीड यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में, जबकि यहाँ पर मीटर है, तो मीटर में चेंज करने के लिए 120 है, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा करते हैं। तो 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा। तो 20 भाई यहाँ पर जीरो ले तो 20 पंचे 100, तो हो जाएगा 100/3। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखो टोटल दूरी 400 मीटर, और यहाँ पर 100/3 था, तो जब बटे के नीचे बटे होता है तो ये नीचे वाला ऊपर पहुंच जाता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, तो 4 3 12, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 12 सेकंड। 12 सेकंड में टोटल दूरी कवर कर लेगी वो ट्रेन, तो 12 सेकंड ऑप्शन नंबर चौथा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इस टाइप का दिया है BFJN, तो यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। तो पहले तो देखो B के बाद F आया है, कैसे आया होगा, तो B के बाद आता है क्या CDE, और फिर आता है F, यानी कि इन तीन का गैप है। वहीं F के बाद J देखो, तो F यहाँ पर लिखा है GHI, फिर आता है J, तो देखो यहाँ पर भी 3 का गैप है, यानी कि हम 3 का गैप बढ़ा रहे हैं। J के बाद N देखोगे तो भी यही आएगा। अब N के बाद 3 देखो, आता है NOPQ, और फिर क्या आएगा R, तो 3 को हटा देंगे तो R हम लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए R, ऑप्शन नंबर। प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भारत सरकार अधिनियम डैश के तहत वर्णित किया गया था। तो ये दोस्तों अधिनियम 1935 के तहत वर्णित किया गया था, ऑप्शन दूसरा ही। देखो यहाँ पर प्रांतीय स्वायत्तता लिखा है। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब होता है राज्यों की अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी अगर वहाँ पर पॉलिसीज बनाते हैं उस पर केंद्र सरकार हस्तक्षेप ना करे, ये स्वतंत्र हो, यही यहाँ पर अधिनियम पारित किया गया था 1935 में। 7, 14, 13, 12, 20, 11 और 15 और 8 की माध्यिका ज्ञात करिए। तो देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको बिना कोई फार्मूला के। आप पहले ये देख लो कि कितने टोटल पद हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पद हैं। तो या तो आप सबसे अच्छा और आसान तरीका है, इसको आरोही क्रम में आप लगा लो। आरोही मतलब सबसे छोटा कौन है इसमें से, 7। 7 के बाद क्या लिखा है 8, तो 7 हो गया, ये हो गया 8। 8 के बाद यहाँ पर क्या है, ये है 11, फिर है 12 और 13, फिर है शायद 14 भी दिया है, ये 14 है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 14 और ये 15, फिर यहाँ पर 20 दिया है। कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टर्म। ठीक है, अब देखो आधे यहाँ से निकाल दो, 4 यहाँ से निकाल दो, 4 यहाँ से निकाल दो। ठीक है, अब देखो 4 और 4 अगर हम निकाल रहे हैं तो कोई भी बीच में नहीं बच रहा, ये मैंने जानबूझकर ऐसा किया है। 4 और 4 यहाँ से निकालें तो कोई बीच में नहीं बच रहा है। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ से 3 3 निकालें, 3 ये हटा दो, पीछे से भी 3 हटा दो ये वाले, तो लास्ट में कौन बचे 2। दोनों को आप जोड़ के आधा कर दो, 12 दूनी 24, 1 25 का आधा कितना होता है 12.5, बस उत्तर हो जाएगा आपका। समझ में आया, तो बस आधा करना है। अगर मान लो बराबर बराबर हटाते, यहाँ एक पद और होता तो 4 4 हटाते, एक केवल बीच में बचता, तो वही हमारा आंसर होता। अगर 2 बच रहे हैं तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो माध्यिका के लिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 125 12.5, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 166 जोड़ने पर प्राप्त संख्या को 4, 6, 9 और 15 से विभाजित यानी कि भाग देने पर शेष बचता है कितना, 3 बचेगा। यानी कि 4 से भाग दें तो 3 बचे, 6 से भी 3, ऐसे करके। तो पहले मान लेता हूं मैं कि ये नंबर हमारे पास 166 में से जोड़ दें, या 16 मान लो, इसी को ले लो, 16 आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6 6 12, 6 2 8 और यहाँ पर 182। अब 182 जो है दोस्तों, इसमें से 3 शेष बचेगा। अगर हम 4 से भाग देंगे तो 3 आप हटा दो पहले ही, तो 3 अगर हटा दो तो 179 हो जाएगा। 179 आप बताओ क्या 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हैं वो पूरा नंबर 4 से कटता है, तो ये नहीं कटेगा। जब 4 से नहीं कटा तो पहले ही फ्लॉप हो गया, यानी कि 16 नहीं लेने वाले हम। अगला मान लो कि हम 17 लेते हैं, तो 166 में से आप 17 जोड़ दो, 7 6 13 हो जाएगा, 6 1 7 8, यानी कि 183। 183 में से 3 पहले ही हटा दो क्योंकि शेष बच रहा है 3, ये एक्स्ट्रा होगा, तो 3 हटा दिया तो आ गया हमारे पास 180। अब देखो अगर हम 4 से भाग देंगे तो आराम से कट जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि पूरा नंबर 4 से कट रहा है।
6 से भाग देंगे तो 6 से देखो 6 त्रिक 18 पूरा कट रहा है 30 आएगा, और 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 ये भी कट जाएगा। 15 से काटेंगे अगर तो 15 से भी कट जाएगा आसानी से। 15 एक कम 15, 15 एक कम 15, 3 बचेगा तो 15 दूनी 30, यानी कि 12 बार में तो पूरा कट गया। तो बस ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा, तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने तो शेष हटाकर किया है, तो अगर आप शेष हटाकर नहीं करना चाहते हो, जैसे 166 है और 17 लिखा है, तो आप बिना उसके कर दो, बिना उसको हटाए कर दो। ठीक है, अब अगर 4 से आप भाग देगो तो 3 शेष बचना चाहिए, बच रहा है ना, तो मैंने 3 इसलिए हटा दिया था क्योंकि आसान हो जाता हमारा कैलकुलेशन, क्योंकि 3 शेष बच रहा था तो बचने वाला हटा दिया था। आप जैसा चाहो ऐसा भी कर सकते हो। राम ने एक कंपनी के शेयरों में 42,000 का निवेश किया, यानी कि 42,000 रुपये लगाए। उसने सभी शेयरों का 1/3 भाग 10% के लाभ पर बेच दिया। उसने शेष शेयरों को 10% की हानि पर बेचा। राम को कितनी हानि हुई है ये बताना है। तो पहले तो देखो 1/3 भाग, 1/3 मान लेता हूँ 1/3, ये भाग बेचे कितने, 10% के लाभ से। तो 10% है तो परसेंट मतलब कि 100, नीचे आएगा 0 0 काटेंगे तो 1/10 लाभ हुआ है, तो इसलिए 10 रुपये में 1 रुपये एक्स्ट्रा मिला होगा तो 11 रुपये मिले, और नीचे 10 था, तो इसका मतलब 10% को हम 11/10 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 11/10। फिर देखो प्लस करके, क्योंकि बचे हुए तो 1/3 बेच दिए, 3 में से 1 बेच दिया तो 2 बचे, टोटल कितने थे 3। अब अगला वाला जो बेच रहा है 10% की हानि, तो ठीक वैसे ही करोगे जैसे 1/10 था, तो ऐसे देख लो 1/10 था, 10 में से 1 हटा दिया तो 9 आया, 9/10 हानि हो रही तो घटा रहे हैं तो 9/10 आएगा आगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9/10। ठीक है, आगे देखो कितने रुपए थे, 42,000, तो यहाँ पर लिख लो आप 42,000 रुपये। अब 3 दाहम 30 हो जाएगा, बटे में 11 और ऊपर 11 प्लस ये हो जाएगा 30, 9 दूनी 18। ठीक है, गुणे में ये हो जाएगा 42,000। अब देखो 30 30 नीचे सेम है तो ऊपर वाले दोनों जोड़ देंगे, यानी कि 11 और 18 हो जाएगा 29, 29/30 गुणे में 42,000। अब इसको काट दो, कट रहा है तो 0 0 काट दिया, 3 एक कम 3 और 3 चौको 12, 00 आ जाएगा। ठीक है, आप गुणा करा लो, 1400 गुणे में 29 हो जाएगा। 14 कर लो, 14 नन्या 126 होता है तो 12 बचा हमारे पास, 14 दूनी 28, 28 12 होता है 40, तो ये हो जाएगा 40, और 2 जीरो बचे थे, 2 जीरो यहाँ लगा दो। मतलब उसने लगाए थे इतने रुपए निवेश किए थे, लेकिन उसको मिला कितने, 40,600 लगाए थे 42,000। अब उसको कितनी हानि हो गई, तो बस 42,000 में से ये वाले घटा दो, आ जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पर 42,000 जितने भी थे, 42,000 में से ये लिखेंगे 40,600, क्योंकि यहाँ पर इतना नुकसान हो रहा है तो बस 0 0, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा और 1, यानी कि 1400, 4 में 4 0, 1400 रुपये का नुकसान हो गया दोस्तों। तो ऑप्शन इसका कहाँ है, ये सही हो जाएगा, तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि √625 भागे √x बराबर 1/5 है तो x का मान ज्ञात करिए। पहले देखो इसको मैं थोड़ा सही करके लिख देता हूँ, जैसे 625 है और नीचे क्या है x है। इन पूरे में अंडर रूट में डायरेक्ट लगा सकता हूँ, आप चाहो तो अलग अलग लगा दो, मैं पूरे में डायरेक्ट कर देता हूँ समझाने के लिए। बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 1/5। कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि भाग का मतलब था, यहाँ पर डिवाइड हमने लगा दिया है। अब अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर दे तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 625 और बटे में x बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/25 आ जाएगा, क्योंकि इसमें अंडर रूट नहीं था इसलिए इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू बताने हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी, ये इधर पहुंच जाएगा और ये इधर हो जाएगा, तो 625 गुणे में 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आपको अगर कॉमन सेंस लगा सकते हो, तो ये 125 तो पहली बात बहुत छोटा है, हमें 625 का 25 गुना करना है। तो पहली बात अगर हम 625 का 2 बार भी करेंगे ना तो 1250 होगा, और ये 1225 है तो ये भी गलत हो गया। अब देखो यहाँ पर बचे हमारे पास पहला और दूसरा ऑप्शन। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम इसका 10 गुना भी करेंगे ना तो 62 ये हो जाएगा, 6250 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना लिखा है 3125 लिखा हुआ है, जबकि हमें 25 गुना करना है और आगे, तो बस ऑप्शन हमारा पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। अब बताओ किसी को डाउट है? अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 625 लिखा था और नीचे x लिखा था, बराबर में 1/25 था, तो डायरेक्ट दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि x बराबर 625 गुणे में 25, तो भी यही आ जाएगा कितना
156 और 25 आ जाएगा। तो मैंने यह शॉर्ट ट्रिक बता दिया है कि आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर सॉल्व करोगे तो बहुत कम समय में आप क्वेश्चन को कर पाओगे। निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो ये है दोस्तों स्पेसीज, यानी कि जातियों के आधार पर हम उनका वर्गीकरण करते हैं। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग बताओ कि जीवों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो उसको विश्व बैंक दोस्तों, यानी कि वर्ल्ड बैंक के रूप में जानते हैं। दूसरा करेक्ट आंसर है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से अवमूल्यन यानी कि डिप्रिसिएशन, यानी कि जो घट जाता है, कम हो जाता है, घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? तो इसको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। ऑप्शन दूसरा। देखो दोस्तों, तो एक दो क्वेश्चन इसके भी अर्थशास्त्र के भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि ऐसे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखो यहाँ पर जीएनपी को शॉर्ट फॉर्म हमने लिख दिया है, होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें से अगर हम डिप्रिसिएशन जो होता है ये घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये पूरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रख लो, हो सकता है दोबारा कभी घूम फिर कर आ जाए, लेकिन दोबारा अभी तो मुझे नहीं मिला ये क्वेश्चन रिपीटेड। 20,000 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है तो देखो दोस्तों 8% लिखा था, जितना भी परसेंट लिखा हो सबसे पहले उसको लिखो। परसेंट हटता है यानी कि नीचे 100 आता है। 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 यानी कि 25 बार में। ये बात क्लियर है आपको? अब आगे देखो 2 साल का है तो 2 साल के लिए हम 2:1 लिखते हैं। ये है क्या? बाद में मिलते हैं। 2/25 लिखा था तो ये जो आया है इसका जो भी दिया है यहाँ पर मूलधन उससे गुणा करा दो। 20,000 था तो यहाँ पर आप 3 जीरो और लगा दो। 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200 यानी कि हो जाएगा 00 और 800 गुणे में 2 यानी कि 1600 हो जाएगा। अब मैंने जो अनुपात लिखा था 2:1 तो 2 से गुणा करा दो, पहला अनुपात हम निकाल रहे हैं। तो 16 दूनी 3200 हो जाएगा। शायद स्क्रीन में न दिख रहा हो तो मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर ये 3200 आ गया। अब हमने निकाला था यहाँ पर 1600, ठीक है। अब 1600 आया था तो फिर 2/25 का गुणा करा दो, 2/25। तो इसको काटते हैं तो किससे कट जाएगा? मान लो 5 से काट दो, 5 25 हो जाएगा। 5 3 15, 5 दूनी 10, 0 और यहाँ पर गुणे में 2 यानी कि 320 यहाँ लिख देता हूँ। 320 गुणे में 2 और नीचे 5, 5 6 का 30 और 2 5 चौक 20 यानी कि 64 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 गुणे 2 ये हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 छक्के 12 यानी कि 128 आ जाएगा। तो 3200 में अब देखो अनुपात 1 लिखा था तो गुणा 1 करेंगे तो 128 ही आएगा। तो 3200 में 128 आप जोड़ दो, ठीक है। तो 3200 में अगर आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 8 2 और 3 यानी कि 3328 आ जाएगा। तो देखो कहाँ लिखा है? ऑप्शन तीसरे में देख रखा है जो कि करेक्ट है, ठीक है। तो देखा हमने कितनी आसानी से इसको निकाल लिया। तो 2:1 होता है। अगर 2 साल का पूछे, 3 साल का पूछे तो 3:1 इस आधार पे आप लगाओगे। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है। ऑप्शन पहला, जिसको बच्चे बच्चे भी आज भी जानते हैं। इनका इतना बड़ा नाम था, इतनी बड़ी ख्याति थी और डाउन टू अर्थ बहुत अच्छे थे, यानी कि ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए थे। तो ये ऑप्शन इसका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बताओ ये हमारे देश के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। जैसे संगीत यानी कि संगीतकार होता है, वैसे ही निर्देशक ड्रामा तो नहीं होगा, गीत गीतकार होगा। जैसे संगीत कौन गाता है? गीत संगीतकार। वैसे गीत कौन गीतकार। तो ऑप्शन इसका पहला ही करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। शब्द मॉनसून को डैश शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ मौसम है, यानी कि कौन सी भाषा से लिया गया है? तो ये अरबी का है दोस्तों। जो मॉनसून आप नाम सुनते हो वो अरबी भाषा से लिया गया है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अच्छा बताओ कि इस पूरे देश में सबसे पहले मॉनसून कहाँ पर आता है? ठीक है, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट वेस्ट ऐसे करके आपको बताना है। इनमें से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थे दोस्तों विराट कोहली। ऑप्शन चौथा।
जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया था कि करंट अफेयर अपडेट करके बताएंगे, तो अब 2025 में किनको मिला है ये आप नोट कर लीजिए। ये दोस्तों कुल 4 लोगों को मिला है। पहले हैं हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी संबंधित हैं, मनु भाकर निशानेबाजी से, गुगेश डी ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं। तो ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 4 लोगों को मिला हुआ है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का जो अवार्ड होता है राजीव गांधी वो होता है। यहाँ पर राजीव गांधी अवार्ड है, ये दिया जाता है। ठीक है, अब देखो इसका एक स्लाइड और दिखा देता हूँ। ये भी कुछ इस टाइप का होता है, ये भी उनको दिया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि किन किन लोगों को मिला है ये ज़रूर आप याद रखना, क्योंकि 2025 में 100% चांस है कि क्वेश्चन रिपीट होगा, याद रखना। ठीक है, और इसमें से ये नहीं पूछा जाएगा कुल कितने लोगों को मिला, बहुत रेयर केस में, बस किसे किसे मिला इन चारों के नाम आपको याद होना चाहिए। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी की हैं, मनु भाकर निशानेबाजी संबंधित, गुगेश डी शतरंज से, और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं। तो इन चारों के नाम याद रखेंगे। इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर थे? तो वो थे दोस्तों टोडरमल। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार दोनों वैकेंसीज में पूछा गया है, 2019 में और 2018 में भी। तो टोडरमल थे, ये याद रखना आप। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये देखो दोस्तों, जो समान न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संभाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, ये सारे के सारे मौलिक अधिकार में वर्णित किए गए हैं। तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? तो ये है दोस्तों 1084, जो कि सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो ऑप्शन इसका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पर पहला स्थान तो केरल का हो गया, लेकिन दूसरा स्थान की बात करें दोस्तों तो ये है पुडुचेरी, जहाँ पर 1000 महिलाओं पर जो संख्या 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 1038, और यहाँ पर कितना है? ये है 1084। तो देख सकते हो लगभग मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत अंतर है। तो ये दूसरे नंबर पे आता है पुडुचेरी। ये 2011 की जनगणना है, लेकिन दोबारा जब भी जनगणना होगी तो वो डेटा लिया जाएगा अगला वाला, लेकिन अभी आपको 2011 का ही याद रखना है। भले ही रियल में कुछ भी हो गया हो, लेकिन 2011 के ही डाटा सर्वमान है। पहले देखो यहाँ पर 13, 3 और ऐसे 9, 7 लिखा है, और यहाँ पर 22, 7 और 18 ऐसे करके लिखा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो पहले इनके बीच में संबंध देखो, संबंध क्या रहा होगा। तो देखो इसमें से 13 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो 13 और 3 कितना होता है? 13 प्लस का 3 बराबर में 16 हो जाएगा। वहीं पर 9 और 7 जोड़ोगे आपस में तो ये भी कितना हो जाएगा? 9, 7, 16 हो जाएगा। मतलब दोनों का सेम आ रहा है। वहीं पर देखो 22 और 7 ये कितना होता है? 29 होता है। वहीं पर 18 और 11 भी जोड़ोगे तो भी 29 होता है। यानी कि जो ऊपर वाला हो रहा है वही नीचे वाला भी, दोनों का जोड़ बराबर आ रहा है। तो ठीक वैसे ही देखो 17 और 7 ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और ऊपर वाला भी 24 होना चाहिए। तो आप देखो लिखा है 14, तो 14 में से हम क्या जोड़ दें कि हमारे पास 24 बन जाए? तो 24 में 14 हटा दो, कितना बचेगा? 10। तो अगर हम यहाँ पर 10 लिख देंगे तो 14, 10, 24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए संबंध चार्ट में ए डैश बी का अर्थ है ए बी की माँ है या अन्य कोई संबंध है। मतलब कह रहा है कि जैसे हम यहाँ से देखेंगे तो डी ए ऐसे करके, डी ए का पिता है, वैसे देखो ए सिस्टर है किसकी? बी की, ऐसे करके हमें संबंध बताना है। अब पूछा क्या है कि एफ का ई से क्या संबंध है? एफ और ई यानी कि ये वाला और ये वाले का संबंध क्या है? चलिए देखते हैं। तो डी एक पिता है, उसका एक बेटा है या बेटी है? ए है, ठीक है। और ए जो है उसकी बहन क्या? बी की बहन है ए, तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ यहाँ पर। और बी का हस्बैंड कौन है? सी है, तो ये भी माइनस। यानी कि फादर जो है डी की 2 संतान, एक ए और बी। अब ये हो गया इसका हस्बैंड, मतलब डी का हो गया दामाद कौन? सी हो गया है। अब देखो सी की एक बेटी है, एफ नाम है उसका, ठीक है। तो ये हो गई इसकी, यानी कि अगर हम कहेंगे फादर, इसके दामाद की भी बेटी हो गई, यानी कि इसकी बेटी की बेटी है एफ। और ये कौन है? ई नंबर, ये सन इन लॉ है किसका? बी का। यानी कि ये इनका दामाद हो गया, ये इनकी हो गई बेटी। तो आप बताओ, ये बेटी है इन दोनों की, इनकी, और ये इन दोनों का दामाद है। तो एफ
और ई आपस में क्या होंगे, पति पत्नी ही तो होंगे भाई। सी और बी इन दोनों की बेटी है एफ, और एफ की शादी हुई है ई से, तो इनका दामाद हो जाएगा ई। यानी कि पूछा क्या था हमसे कि ई और एफ आपस में क्या है, तो ये पति और पत्नी हैं, तो ऑप्शन पति पत्नी हो जाएगा दूसरा वाला करेक्ट आंसर, यानी कि माफ कीजिएगा तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा पति पत्नी। यदि 1/25 अनुपाते 1/x बराबर 1/x समानुपाते 1/625 है तो x का मान क्या होगा ये बताना है। तो पहले तो देखो यहाँ पर लिखा है 1/25, पूरा नोट कर देता हूँ। डायरेक्टली देख लो आप, ये साइड वालों का गुणा आपस में कराएंगे तो 100, ये लिखा है 1/25 और बटे में 1/625 बराबर में हो जाएगा 1/x इंटू में 1/x हो जाएगा। यानी कि अगर हम 1/x कराएंगे तो 1/x स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम इसे स्क्वायर हटाना है तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ हम अंडर रूट लगा दे रहे हैं। तो ये 1/25, तो 1/25 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 1/25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 और गुणे में 5, तो अंडर रूट एक पेयर बाहर आएगा तो 5 बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 गुणे में, और 625 हमें पता है ये होता है किसका, ये होता है 25 का, बराबर में 1/x। पूछा था x की वैल्यू, तो 25 पंचे 125, तो ये हो जाएगा 1/x बराबर 125। ठीक है, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 पलट दो ऊपर, तो x इक्वल 125 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा ही करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो साथियों आज हमने कवर कर लिए 50 तक के क्वेश्चंस। इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे हो लिखा होगा अगला पार्ट, और उसके आगे लिंक होगी, उस पर क्लिक करते ही आगे वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अगला पार्ट उसका मिल जाएगा। साथ ही अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चंस, पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है ग्रुप डी की और एनटीपीसी दोनों की अलग अलग, और दोनों में हमने सारे पार्ट्स करवाए हैं, एक से लेकर के जितना भी आप पार्ट देख रहे हैं उसके आगे भी वहीं पर ऐड करते जाएंगे, और सारे पार्ट्स को हम सीरियल वाइज लगा चुके हैं 1 2 3 4 ऐसे करके। तो आपको आसानी हो जाएगी, आपको पार्ट ढूंढना नहीं पड़ेगा कि एक पहले ये देखो फिर वो देखो, आप सीरियल से देखते जाओगे और आपको आसानी हो जाए, इसलिए हमने एक काम और भी किया है। जैसे मान लो पार्ट 1 आप देख रहे हो, पार्ट 2 की लिंक आपको चाहिए तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में आप देखो, जिस वीडियो को आप देख रहे हो उसके अगले पार्ट की लिंक उसके ही डिस्क्रिप्शन में होती है। जैसे मान लो अगर आप ये 162 नंबर का पार्ट देख रहे हैं तो 163 की जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे चेक कर लेना, 163 की लिंक होगी। ठीक है, जैसे मान लो आप 10वां पार्ट देख रहे हो तो 11वां की लिंक चाहिए तो उसके नीचे देख लेना, यानी कि हर एक वीडियो के अगले पार्ट की लिंक उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपके लिए आसानी हो जाए। दोस्तों आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है किसी भी टाइप का तो आप निश्चिंत होकर के पूछ लीजिए, आपका जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जैसे हजारों लोगों ने कमेंट्स करे हैं, सबका रिप्लाई दिया है, तो आपका भी रिप्लाई हम अवश्य देंगे। प्यारे साथियों चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो अपना प्यार और स्नेह बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप भी हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बन जाइए, जैसे हजारों लोग हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा हैं। तो उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।